नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 2023 में जीत का परचम लहराने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए दोनों ही संगठन की मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा में जहां बदलाव की बयार चल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने के लिए समितियों का गठन करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने नीतिगत निर्णय लेने के लिए राजनीतिक मामलों की एक समिति बनाई है। अब रण से पहले रणनीति देखने को मिल रही है। भाजपा में बदलाव की बयार चल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने समिति बना दी है, जो कि राजनीतिक मामलों को लेकर के समिति बनाई गई है। सत्ता और विपक्ष की मिशन 2023 पर नजरें हैं। राजनीतिक मामलों को लेकर के कांग्रेस ने एक समिति बनाई है। 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उदयपुर के संकल्प शिविर में यह संकल्प पारित हुआ था। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया। उसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मामलों की समिति नीतिगत निर्णय लेगी। चुनाव के 6 महीने पहले समितियों का गठन होता है। भाजपा में बदलाव का चक्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ में शासन नहीं कुशासन चल रहा है, ऐसा कहना है नारायण चंदेल का। 2023 में शान से कमल खिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। सभी टीम वर्क के साथ काम करेंगे। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना अजय जामवाल का मिशन है। संगठन को दुरुस्त करने में वे लगे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस कमेटी में 10 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति बनाई गई है, जिसमें उदयपुर संकल्प शिविर में प्रस्ताव पास किया गया था। जो भी नीतिगत निर्णय लेने हैं संगठन के बारे में, कार्य योजना बनाने के बारे में, उसके बारे में नीतिगत निर्णय राजनीतिक मामलों की समिति लेगी और 2023-2024 के चुनाव की रणनीति पर भी काम करेगी। चुनाव आने के बाद ये कमेटियां बनती हैं। 6 महीना पहले ये कमेटियां बनती है। 6 महीना जब चुनाव डिक्लेरेशन होगा, उससे पहले इन कमेटियों का गठन होगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमें आगे हम लोगों को क्या काम करना है, किस हिसाब से हम जनता के बीच में जाएंगे, क्या रणनीति होगी, हमारी सरकार की क्या उपलब्धियों को लेकर कैसे जाएंगे, उसके बारे में राजनीतिक मामलों की समिति निर्णय लेगी। जामवाल जी पूर्वोत्तर राज्य से सरकार बना करके आए हैं और उनका मिशन है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। और जिस दिन से आए हैं उस दिन से वो लग गए हैं कि संगठन को भी दुरुस्त करेंगे। बाकी जहां बदलाव की आवश्यकता है बदलाव होगी, लेकिन एक बात तय है कि 2003 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, उसके लिए जूझेगा। हम सब लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो शासन चल रही है, वो शासन नहीं है, कुशासन है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए समितियों का गठन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नीतिगत निर्णय लेने के लिए राजनीतिक मामलों की एक समिति बनाई है। राजनीतिक मामलों की जो समिति बनाई गई है, छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजरें मिशन 2023 पर टिकी हुई हैं। 10 सदस्यीय समिति का गठन कांग्रेस ने किया है। उदयपुर में जो संकल्प शिविर हुआ था, उसमें यह संकल्प पारित किया गया था। इसे लेकर के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मामलों की समिति नीतिगत निर्णय लेगी। चुनाव से 6 महीने पहले समितियों का गठन किया जाता है। आगामी कार्य योजना की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह का रोड मैप रहेगा, इसे लेकर के ये तय किया जाएगा कि क्या कुछ तैयारी दोनों ही दल करते हैं। इस बार तैयारी को लेकर के पूरी तरह से दोनों ही दल दुरुस्त हैं। रण से पहले की जो रणनीति है वो अब तैयार हो रही है धीरे धीरे, और उसे लेकर के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ उमेश घोरमोड़ी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। नितिन जी,
2023 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ऐसा कहना है पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का, और वो इस बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर नितिन जी? अब वो पूर्व हो गए हैं, मैं क्या सीरियस लूं उनकी बात को। बस सपना देखने में कोई टैक्स नहीं है। सपना देखें, खुली आंखों से देखें, बंद आंखों से देखें, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अध्यक्ष बदल दें, ये नेता प्रतिपक्ष बदल दें, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी बदल दें, कुछ होने वाला नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है वो हमारे काम के बूते पर टिके हुए, और हम इस काम के बूते पर हमारे कामों को, हमारी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में विधानसभा चुनावों में जाएंगे। कांग्रेस में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो कि नीतिगत निर्णय लेंगी, और निश्चित तौर पर आने वाले, मैं इसके पहले भी आपकी डिबेट में दिव्यांशु जी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि आने वाले 20 सालों तक मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहां पर सत्ता में काबिज होगी। हम 71 विधायक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस जो है वो 71+ की योजना पर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए इस प्रदेश में, विधानसभा के उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, हर चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को बम्पर जीत हासिल हुई और जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं पर पूरा विश्वास है कि 2023 में भी हम 71+ वाली योजना पे जो काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर सफल होंगे। हमारा मिशन है 2024 कि हमें केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ना है, जिससे जनता में त्राही त्राही मची हुई है। आज बेरोजगारी कहे या महंगाई कहे, ये ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और इनकी द्वारा, इनके विरोध में जो चीजें हैं जनता के मन में, उनको बताएंगे कि आप लोगों ने किन वचनों को सुनकर इनको वोट दिया था और देखिए ये क्या कर रहे हैं। और हमारी उपलब्धियों को भी हम जनता के बीच लेकर जाएंगे कि हमने कहा था और हमने क्या किया। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय 2023 विधानसभा कांग्रेस जीत रही है, और 2024 में भी देखिएगा ये चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला है बीजेपी को केंद्र में भी। चलिए, बहुत भारी पड़ने वाला है ऐसा आपका कहना है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ उमेश घोरमोड़ी जी भी जुड़े हुए हैं। घोरमोड़ी जी, क्या कहेंगे? नितिन जी की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार का अति आत्मविश्वास, और अति आत्मविश्वास में 20 साल का स्वप्न, अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, लेकिन जब सपना टूटेगा तब क्या होगा? क्योंकि आज 3 साल 9 महीने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में इस कांग्रेस की सरकार के बीत चुके हैं, और 3 साल 9 महीने के अंदर इस कांग्रेस की सरकार पर एक उपलब्धि बताने का साहस नहीं है। आज जब ये जनता के पास जाते हैं तो माताएं बहनें इनसे आंखों में आंखें डाल करके पूछती हैं कि भैया शराबबंदी का क्या हुआ। उसका ना तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास कहीं कोई जवाब है, ना तो कांग्रेस के पास कहीं कोई जवाब है। जब ये युवाओं के पास जाते हैं तो युवा इनसे पूछते हैं कि भैया आप तो 5 लाख नौकरी देने की बात करते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, और जब सदन में भाजपा के नेताओं ने सवाल पूछा तो आपके झूठ की पोल खुल गई। कहां है हमारा बेरोजगारी भत्ता, कहां कब मिलेगा हमको रोजगार? इस प्रकार के सवालों से भागने वाली कांग्रेस का आज अति आत्मविश्वास देख करके मैं इस बात के लिए आश्वस्त हो गया हूं कि आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी ने जो कहा है उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरितार्थ करेंगे, और इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम निश्चित तौर पे 23 के अंदर में सरकार बनाने जा रहे हैं। और रह गई बात, जिस प्रकार से 24 का सपना ये देख रहे हैं और 24 में केंद्र की सरकार को ये चुनौती दे रहे हैं, तो भैया पहले तो आप पूर्णकालीन स्थायी रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष की चिंता आप कर लीजिए। उदयपुर चिंतन से लेकर के तमाम शिविरों में केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी सिमटी हुई या घिरी हुई नजर आती है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ का निर्णय छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, राज्यसभा सदस्य के लिए इनको छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिलते। मेरे बाजू बैठे हैं कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता है नितिन भंसाली जी, क्या ये एक चेहरा छत्तीसगढ़ से नहीं हो सकते थे? लेकिन गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी की यहां पर कल्पना नहीं है, और ये स्वप्न देख रहे हैं 20 वर्षों का केंद्र की सरकार को चुनौती देने का। आप केंद्र के अंदर में विपक्ष के लायक नहीं रह गए हैं, और जब छत्तीसगढ़ में भाजपा संघर्ष कर रही है तो आपके पेट में पीड़ा हो रही है अति आत्मविश्वास
आत्मविश्वास निकल करके आ रहा है जब भाजपा पूछ रही है कि आपने गरीबों का प्रधानमंत्री आवास कैसे छीना? जी जी जी, तो मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं दे रहे हैं। आपके मंत्री आपका पंचायत विभाग छोड़ देते हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। लगातार इस प्रदेश के अंदर में जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, नशा का गढ़ छत्तीसगढ़ को आपने बना दिया है, माफिया का राज चल रहा है। इन तमाम चलिए उमेश जी, आपने तो आरोपों की बौछार लगा दी है। अब मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं नितिन जी से। नितिन जी, क्या कहेंगे उमेश जी की बात पर? मैं पूछना चाहता हूं, अच्छे दिन आ गए क्या? अरे भैया, शराबबंदी पर बोलेंगे उमेश जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए ना, कब होगी? 3 साल 9 महीने हो गए। उमेश जी, नितिन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बेरोजगारी प्रवचन में बैठा दो, अच्छा प्रवचन दे देंगे। अरे वो खत्म तो करें, वो तो शुरू ही नहीं हो रहा है। अंशु जी, इनको पूछो अच्छे दिन आ गए क्या? 100 दिन में महंगाई कम हुई क्या? काला धन आ गया क्या? 15 लाख रुपए खाते में आ गया क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैंने तो नहीं कहा था, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था। आया कि नहीं आया? कुछ नहीं हुआ। और खिसियाई बिल्ली नोचे की बात। नितिन जी, अभी उन्होंने एक सवाल पूछा था। नितिन जी, अभी उन्होंने एक सवाल पूछा था। ऋण माफ किया, जवाब तो दे माफ किया, धान 2500 में खरीदा। इनके नेता धान बेच रहे हैं 2500 रुपए में। नितिन जी, उमेश जी ने अभी एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आप महिलाओं के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि शराबबंदी को लेकर के क्या हुआ, क्या कहेंगे इस पर? शराबबंदी की बात उठाई है उन्होंने। नितिन जी, शराबबंदी के लिए अभी हाल ही में मीटिंग हुई। मीटिंग में फिर से कहा गया कि बीजेपी और जनता कांग्रेस अपने विधायकों का सदस्यों का नाम दे, राजनीतिक समिति में हमें चर्चा करके प्रदेश में शराबबंदी पे काम करना है। हमारा विधायकों का जो या शराबबंदी के लिए जो समिति बनाई गई है, वो आजू बाजू के 8 राज्य जो है वहां पर अध्ययन कर रही है कि वहां पर शराबबंदी नहीं है, या जहां पर है वहां पर क्या स्थितियां हैं। तो ये अपना नाम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये नहीं। अरे भैया, आप भ्रमण पर जाओगे तो निर्णय कर लो। हम चाहते हैं निर्णय लो घोषणा पत्र में। बिल्कुल, अरे हम चाह रहे हैं आज निर्णय लो। आप भ्रमण पे जाएंगे, आपको भ्रमण करना है। आपने क्या किया 15 साल? अरे भैया, 13 महीना बच गए। चलिए मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। नितिन जी, उमेश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। जी, हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं। लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि संगठन की मजबूती पर फोकस हो रहा है और रण से पहले की जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से जुटे हुए हैं। आप इस पूरी तैयारी को, उस पूरी कवायद को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, या कांग्रेस का आत्मविश्वास ना कहें या यूं कहें कि अति आत्मविश्वास झलक रहा है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस का अति आत्मविश्वास तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 4.25 साल में जिस तरह से काम किया है छत्तीसगढ़ में, तो उसकी बदौलत का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की जो सरकार है उसकी लोकप्रियता जो है अच्छी खासी है और लगातार चुनाव में भी जीत हुई है। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि भाजपा का जो संगठन है वो किस तरह से काम करता है, और संगठन भाजपा की सर्वोपरि नीतियों में से एक होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, भाजपा के संगठन को मजबूत करने में जो विश्वास करती है, और केंद्रीय संगठन हम देखते हैं किस तरह से मजबूती के साथ कल जो है किस तरह से व्यापक बदलाव किया है, ऐसे बदलाव जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। तो उसी तरह के बदलाव छत्तीसगढ़ में भी संगठन में अब होने लगा है। और निश्चित रूप से देखिए कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा का जो संगठन है वो बेहद मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले कांग्रेस में सेवा दल नामक संस्था होती थी जो ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करती थी। आज कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। ये कांग्रेस के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा। उसकी जगह हम देखते हैं कि भाजपा का जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाला जो संगठन है वो आपका आरएसएस देख लीजिए। तो आरएसएस की मजबूती की वजह से छत्तीसगढ़ में 15 साल जो भाजपा का शासन रहा उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस की रही है। आरएसएस के लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर काम करते हैं और उसकी बदौलत में 15 साल उन्होंने शासन किया भाजपा ने। उस चीज को एक बार फिर ये दोहराने के कयास में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं, जो स्वाभाविक है। निश्चित रूप से सत्ता 15 साल के बाद खो चुकी भाजपा को फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए, या वापसी होगी या नहीं होगी या दूर की बात है, लेकिन कम से कम सीटें बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो कर रही है। इसीलिए उन्होंने संगठन में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने
जो है प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, फिर एक सप्ताह भी नहीं हुआ था और नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, और इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दिव्यांशु जी, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी क्लास को इन्होंने साधने का प्रयास किया है, अभी कांग्रेस सरकार भी क्या है, भूपेश बघेल भी ओबीसी चेहरा है और ओबीसी मतदाताओं को, वोटरों को लुभा रहे हैं, तो वही प्रयास भाजपा कर रही है और भाजपा को इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आने वाले चुनाव में भाजपा की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि भाजपा का संगठन पहले से बेहद मजबूत है और अब वो चेहरे बदल कर भी उस वोटर को, उस मतदाता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सकारात्मक परिणाम 2023 में मिलेगा, भाजपा की सीटें बढ़ेगी। देखिए, सरकार बनाना नहीं बनाना वो एक अलग बात है जी, सरकार बनाना या ना बनाना एक अलग बात है, लेकिन लखन जी इस बात पर सहमत हैं और वो ये बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें आने वाले चुनाव में बढ़ेंगी। नितिन जी क्या कहेंगे इस पर? चेहरा बदल लेने से इनकी नियत और इनकी कारगुजरियां नहीं बदलेंगी दिव्यांशु जी। लाख चेहरे बदल ले, जनता के बीच 15 सालों में जो इनकी छवि बन चुकी है, कमीशन खोरी की सरकार, लूट खसोट की सरकार, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार, कौन इन पे भरोसा करेगा? देखिए कितने भी चेहरे बदल ले, मैंने तो डिबेट के शुरू में कहा आपको कि धर्मलाल कौशिक को रिप्लेस करके इन्होंने नारायण चंदेल को बनाया और आपके साय जी को रिप्लेस करके साहू जी को बनाया और कुछ बचा है तो जेपी नड्डा को भी बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपने काम के दम पर जनता के बीच जाएगी और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे नेता सारे चार्ज हैं, बूथ लेवल तक के हमने पूरा संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। अभी एक बात पे मुझे लखन जी की थोड़ी आपत्ति हुई कि सेवा दल को समाप्त कर दिया गया, ये अपमान होगा सेवा दल का। सेवा दल आज भी सक्रिय है और सक्रियता से सेवा दल का कार्यकर्ता हर जगह आपको चुनावों में काम करता नजर आएगा। हम सीधी सरल बात करते हैं कि हम हमारे कामों को लेकर बीच में जाएंगे, इनके आंतरिक मामले ये कुछ भी बदलाव करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, एक बात की खुशी है, एक सवाल इस बार के नेता प्रतिपक्ष के जो चुनाव हुए या जो नियुक्ति हुई। जी नितिन जी, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आपने ये बात दूसरी या तीसरी बार कही है कि हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी वाले अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि वो कौन से काम है जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप कुछ काम यहाँ पर गिना दें कि वो कौन कौन से काम हुए हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। नितिन जी, सरकार बनते ही हमने सरकार बनते ही आदिवासियों की जो जमीन इन्होंने अधिकृत की थी किसी संयंत्र को लगाने के नाम पर, वो जमीन हमने उनको सम्मानजनक रूप से वापस करवाई। ठीक है, हम 64 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना के माध्यम से आप देखिए आर्थिक स्थितियां ग्रामीण अंचलों में मजबूत हुई है। बिजली बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां, ये सारे हमने जो वादे किए थे 36 में से हमने 30 वादे पूरे कर दिए हैं और इन वादों को पूरा करने पे हमने जनता का विश्वास जीता है। और ये विश्वास जो हमने जीता आपके टीवी चैनल्स पे डिबेट में हर चुनाव के बाद में बैठा हूं, नतीजों के बाद, उपचुनावों के बाद, और मैंने यही कहा है और आगे भी यही कहते रहूंगा कि जनता ने जनादेश जो दिया था और लगातार अन्य चुनावों में भी जनता जो जनादेश दे रही है वो इसी वजह से दे रही है कि जनता हमारे कामों को देख रही है, हमारे पूरे वादों को देख रही है। इसलिए हम बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर जाएंगे और इनके द्वारा की गई वादा खिलाफी को उजागर करेंगे। निश्चित तौर पर 23 और 24 हमारा। वो कौन कौन से वादे हैं जिसका आप कह रहे हैं कि वादा खिलाफी को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, ये भी बता दीजिए। अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ये सब वादे थे भाई साहब, ये कोई छोटे वादे नहीं है, ये बड़े वादे हैं। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही, 17 करोड़ बेरोजगार हो गए इस देश में। आज ये अच्छे दिन आने की बात कही थी, जो गैस का सिलेंडर 450 में मिलता था यूपीए गवर्नमेंट के समय, वो 1000 पार हो गया। पेट्रोल शतक पार हो गया, डीजल शतक पार हो गया। है कहां प्रदेश? किस चीज का विकास हो रहा है? तो सिर्फ 2 लोगों का, अंबानी और अडानी, राम और लखन कहा जाता है, इनका विकास हो रहा है, इनके करण अर्जुनों का। बाकी तो देश की स्थिति आप देख रहे हैं कैसी है, तो ये कारगुजारी है। चलिए नितिन जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है और जनता के बीच पहुंच भी चुकी है।
जी जी नितिन जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश जी से। उमेश जी, आपने नितिन जी की बात सुनी, उन्होंने कुछ काम गिनाए कि जैसे बिजली बिल की उन्होंने बात की, किसान कर्ज माफी का उन्होंने जिक्र किया, वनोपज की बात की है, क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि 36 में से 30 वादे हमने पूरे कर दिए। बड़ा आश्चर्य होता है जी, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा था। 36 में 30 इनके, कभी मोहन मरकाम जी कुछ कहते हैं, कभी टीएस सीधे साहब कुछ कहते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं। मुझको तो बड़ा आश्चर्य होता है। और जिस बेबाकी से कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी में डिबेट में बैठ करके किस प्रकार से अपने ही मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के सदन में दिए हुए बयान, अपने घोषणा को पूरे करने वाले बयान का विरोधाभास प्रकट करते हैं, और जिस प्रकार से 30 वादे पूरे करने का यहां पर दावा कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि एक बार नितिन जी को और सभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सरकार में बैठे हुए इनके तमाम मंत्रियों से और आदरणीय भूपेश बघेल जी से बात कर लेना चाहिए कि उन्होंने सदन में क्या कहा। और सदन और बाहर का फर्क लगातार, रोजगार के विषय में मैंने पहले ही कहा, 5 लाख नौकरी का दावा, बड़े बड़े पोस्टर, सदन में महज 21,000 नौकरी की बात, और ये नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। जो 14,580 शिक्षक की भर्ती है, जिसको स्वीकृति से लेकर तमाम प्रक्रियाएं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में होती है, उस भर्ती को 3 साल 9 महीने बीत जाने के बाद भी इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर पाती है। और ये दावे की बात करते हैं कि रोजगार को लेकर, अरे सदन का जवाब है, सुन लिया करिए सर, 13 महीना बच गया है। नितिन जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। देख लिया करिए, सदन से जवाब निकल करके आया है। नितिन जी, उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप साहस से रखिए, सुनने का महज 13 महीना बचे हैं, उसके बाद तो जाना ही है आपको। और जब सुन लीजिए ना सर, पूर्ण रूप से टिकट जनता कटा जब आपसे लीजिए। पूछ रही है, टिकट देने वाले इन लोगों को 2023 के चुनाव नितिन जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। पट्टा आपने कहा था हर घर को पट्टा मिलेगा, सर ये सुनेंगे नहीं, पोल खुल रही है, पोल खुलने से डर लगता है। अब जब पोल खुल गई है 3 साल 9 महीने में, मालूम है जनता ने इनको नकार दिया है, प्रामाणिकता से सब रोकना पड़ेगा, ये सदन के रिकॉर्ड में है, सदन के रिकॉर्ड में है। जाकर के सदन का रिकॉर्ड देखिए, मैं उपलब्ध भी करा दूंगा डाटा आपको, 14,500। मैं भी डाटा उपलब्ध करा दूंगा। कराइए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले और 18 करोड़ युवा इस देश में बेरोजगार हो गए। कब होगी? आज जीडीपी तेजी से गिर रही है। क्या किया देश में? 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? 500 रुपए भत्ता देंगे आदिवासी को, गाय देंगे, उमेश जी, गरीबों का 16 लाख शर्म आनी चाहिए। उमेश जी, नितिन जी ने दो बातें कही थी। उमेश जी, नितिन जी ने 2 बातें कही थी, पहला है महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। उमेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। उमेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। उमेश जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। सर ये तो हल्ला मचा रहे हैं, ये सुनना नहीं चाहते हैं। और इनसे तो मैं पूछ रहा हूं ना, आपके टीएस सिंहदेव साहब ने क्यों अपना विभाग छोड़ा? क्यों आपने 16 लाख गरीब परिवार का प्रधानमंत्री आवास छीनने का पाप किया है? इसका जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? उमेश जी, विषय से हम भटक रहे हैं। उमेश जी, विषय से भटक रहे हैं। आपने पट्टा क्यों नहीं दिया? गरीबों को बाड़ी क्यों नहीं दी? संपत्ति कर माफ क्यों नहीं? चलिए, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। चलिए, मैं लखन जी से एक सवाल कर लेता हूं। चर्चा में हमारे साथ लखन जी भी जुड़े हुए हैं। लखन जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, सिर्फ 13-14 महीने का समय शेष बचा है, और ऐसे समय पर जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में हो रहे हो या वो कांग्रेस में हो रहे हो, ये आने वाली राजनीति पर, और चूंकि देखिए सवाल सिर्फ 2023 का नहीं है, सवाल 2024 का भी है, ये 23 पर कितना असर डालेंगे और 24 पर कितना असर डालेंगे? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से समय बहुत कम बचा है, इसलिए इस तरह से तैयारियां चल रही है। इस समय जिस तरह से तैयारियां चल रही है, उस तैयारी के हिसाब से तो भाजपा आगे चल रही है कांग्रेस से। कांग्रेस देखिए केवल इस मुगालते में है कि भूपेश बघेल सरकार के कामकाज को लेकर जो है वो जनादेश लाने में या दोबारा सत्ता में आने में सफल हो जाएगी। हमको इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा जिस तरह से आक्रामकता के साथ आज पूरे देश में लड़ रही है, तो इसको जो है कमजोर नहीं आंकना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा जो है रात दिन मेहनत कर रही है, और कितने से कितने बड़े चेहरा को भी वो बदलने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाती। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से निर्णयों को ढीले किया जाता है, तो ये कांग्रेस के लिए कहीं भारी न पड़ जाए। मैं पूछना चाहता हूं नितिन जी से, देखिए मैं कांग्रेस
का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस में सेवा दल नामक संस्था जो है, आज गिनती के 2-4 लोग कहीं मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। वो आरएसएस की तुलना में कहीं नहीं टिकते। एक समय होता था जब सेवा दल हर जगह दिखाई देते थे उसके लोग, तो संगठन को मजबूत इनको सरकार के काम की बदौलत जो है तारीफ करते हैं जो है जी बिल्कुल कर रही है भाजपा जिस तरह से आक्रामकता के साथ चेहरा बदल रही है, नीतियां ला रही है, और इसका संगठन जिस तरह से मजबूत है उसके तुलना में तो कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। केवल भूपेश बघेल अकेले के दम पे सत्ता में आना इतना आसान नहीं है। देखिए, कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सड़कों को लेकर आम आदमी में जो है असंतोष बढ़ रहा है, और इन सारे तमाम मुद्दों को भाजपा जो है मुखरता के साथ लाएगी। ऐसा नहीं है, भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आपने, भाजपा बिल्कुल भी चुप बैठने वाली नहीं है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे कर्मचारियों का मुद्दा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, इन्हीं मुद्दों को बीजेपी जोर शोर से भुनाएगी। और अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही दलों की जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ रंग लेके आती हैं। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय के हमारे पास कमी है, आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 2023 में जीत का परचम लहराने की लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, उसके लिए दोनों ही संगठन की मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां जिस तरीके की तैयारियां कर रही हैं, क्या वो तैयारी किस तरीके से परिणत होती है, क्या कुछ परिणाम लेकर के आती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।